बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फ्रेम HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि HTML5 में क्या चीज़ नहीं आई है तो आप आई फ्रेम का भी मुझे कह सकते हैं कि आई फ्रेम टैग भी आया है, ऑडियो भी आई है, वीडियो भी है, इसके अलावा कंटेंट एडिटेबल भी है, काफ़ी सारे और भी है। तो आई फ्रेम क्या है? आई फ्रेम बेसिकली इज़ यूज जब आप अगर आप किसी दूसरे बंदे का वेबसाइट अपने वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके लिए आई फ्रेम मतलब आप अपनी वेब पेज के अंदर अगर यूट्यूब वीडियोस को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आई फ्रेम, अगर दूसरों का वेबसाइट आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आई फ्रेम। इस तरह की बहुत सारी चीज़ है। आप बहुत सारे लोगों को इसके जरिए बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। वेबसाइट किसी और का होगा, शो आपके पेज में होगा तो ये समझेंगे कि आपने ये वेबसाइट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेबसाइट बनाऊँ और इसमें से मैं eta.edu.pk का वेबसाइट इम्बीड करूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये उन्हीं का वेबसाइट है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आईटी बहुत ज़्यादा लाइटरेट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या डेवलपर्स हैं तो उनको तो पता चलेगा कि भाई उन्होंने ये ट्रिक किया, लेकिन वो भी मुश्किल से ही जान सकेंगे। तो आई फ्रेम में बेसिकली ये होता है कि आई फ्रेम टेक स्टार्ट, आई फ्रेम टेक एंड, इनकी एक एट्रीब्यूट है SRC, जिसका मतलब है सोर्स। सोर्स में आप वही एड्रेस देते हैं जिस पेज को, जिस वेबसाइट को आपने इंक्लूड करना है अपने वेब पेज में। चलो आते हैं यहाँ पर एक पेज बनाते हैं। पेज बनाने का तरीका ये है, न्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू पर टैग्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आई फ्रेम का नाम देते हैं। ठीक, आई फ्रेम डॉट HTML। ठीक इरफान, अगर यहाँ पे आप आई फ्रेम के बजाय इंडेक्स का नाम देते हैं तो इंडेक्स का क्या मतलब होगा? एग्जैक्टली होम पेज या बाई डिफॉल्ट पेज। आई फ्रेम इन HTML5, कंट्रोल S। आई फ्रेम टैग लिखने का तरीका ये है, आई फ्रेम टैग स्टार्ट, आई फ्रेम टैग इन और आई फ्रेम टैग के स्टार्ट में एक एट्रीब्यूट है SRC, जिसका मतलब है सोर्स। तो सोर्स में आप वही सोर्स देते हैं जो जिस वेबसाइट को आप इंक्लूड करना चाहते हैं। चलो यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर देता हूँ। अगर आप देखें ये वेबसाइट जो है इसका एड्रेस मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C। और आप आए, इस वेबसाइट को मैं अपनी वेब पेज में इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कि ये है। यहीं पे SRC में वो जो मैंने कॉपी किया, ऊपर जो URL मैंने कॉपी किया तो HTTP बाई डिफ़ॉल्ट उनके साथ ही कॉपी हो जाता है। ठीक, कंट्रोल S करें और अपनी वेब पेज को आप व्यू करें। यहाँ पे ओपन विथ गूगल क्रोम, क्योंकि आउटपुट देखने के लिए आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये बहुत स्मॉल आया है, इंक्लूड हुआ है लेकिन बहुत स्मॉल। अब आप इस आई फ्रेम का जो विड्थ है 8 है वो सेट कर सकते हैं। कैसे? आप ये एक एट्रीब्यूट खत्म हो गई SRC की, इसके बाद आप यहाँ पे आए और विड्थ दे दे। विड्थ फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं 1300 पिक्सल, क्योंकि स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल तो आपने उसी लिहाज से पिक्सल देने होते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं आपके, अब मेरा स्क्रीन स्मॉल है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा होगा तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसके लिए आप मीडिया क्वेरीज लिखते हैं CSS में, इनको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, या अगर मीडिया क्वेरीज नहीं लिखते तो बूटस्ट्रैप पे आप बनाते हैं। यही चीज़ आप बूटस्ट्रैप पे बनाते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है कि डिफरेंट स्क्रीन पे वो खुद को एडजस्ट करेगा। फिर आपने विड्थ नहीं देना होगा, वो विड्थ खुद सेट करेगा। देखो, तो इसको आप यूँ कर सकते हैं, इनका वेट ज़्यादा हो गया। इसके अलावा अगर आप हाइट यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो आप हाइट भी दे सकते हैं। बिल्कुल 100% दे दे तो फुल स्क्रीन 100%। ठीक, अगर आप 80% दे दे तो 80% स्क्रीन। तो देखो इनका जो हाइट है वो, तो वेबसाइट किसी और का है, शो मेरे वेब पेज पे हो रहा है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? अगर आप एक स्पेसिफिक पेज को इंक्लूड करना चाहें, चलो आप चाहते हैं कि यार मैंने अपने वेबसाइट में देना है कि अप्लाई फॉर लेटेस्ट जॉब या अप्लाई फॉर फलां जॉब्स, तो यही पेज को डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं। ठीक, इसी पेज को इंक्लूड करते हैं। चलो कंट्रोल C करें यहाँ से और अपने SRC में जाए, सोर्स में जाए और सोर्स में उसी स्पेसिफिक पेज का एड्रेस दे दें। कंट्रोल S करें और यहाँ पे देखें, ये इसको रिफ्रेश करें तो वही पेज आएगी। पेज आपकी है, वेबसाइट किसी और का शो हो रहा है। तो इसी तरह आप बहुत सारे लोगों के साथ ट्रिक भी खेल सकते हैं। वेबसाइट आपका होगा, ट्रैफिक उस पे आएगा किसी और के लिए, आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आएगा और उनके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आएगा। किसको नहीं, और उसे क्या पता चलेगा? उसे कुछ पता नहीं चलेगा। कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि
ये आप एक्सेस कर रहे हैं इस तरह जिस तरह के आप इनको विजिट कर रहे हैं। ठीक, ये इन पे आप वो नहीं लगा सकते। ठीक, अच्छा, हाँ कुछ ऐसे हैं जिस तरह के आप गूगल है, तो गूगल को आप नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग उन्होंने किया है, लेकिन ऐसे बहुत कम वेबसाइट हैं जो गूगल की तरह स्ट्रांग वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, चलो हम गूगल को ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये तो ईटा वाला है यहाँ, तो गूगल नहीं आ रहा। ठीक है सर, बहुत ही कम की चीज़ है जो कि नहीं आती बिकॉज गूगल जो है वो बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनको आप इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि गूगल खुद भी ऐसे वेबसाइट को पकड़ता है जो कि इस तरह के फेक काम करते हैं। ये बेसिकली नॉट लीगल है कि आप किसी और का वेबसाइट अपने वो इस तरह यूज़ करें ताकि आप उनको बेवकूफ़ बनाएं। तो बहुत देर तक आप गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कुछ वक्त के लिए बना सकते हैं लेकिन बहुत देर तक नहीं बना सकते। बस नूर सर का इरफान खान। ओके, कंट्रोल, चलो यस, बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक, यहाँ पे आप इनके लिए एक प्रॉपर्टी है स्क्रोलिंग। ठीक, तो स्क्रोलिंग को आप नो कर दें। ठीक, तो इनमें जो स्क्रोल आ रहा है वो स्क्रोल नहीं आएगा, स्क्रोलिंग ख़त्म हो गई। इसके अलावा आप बॉर्डर भी ख़त्म कर सकते हैं, और बॉर्डर के लिए है फ्रेम बॉर्डर, एक एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर। तो फ्रेम बॉर्डर को आप ज़ीरो करें। कभी कभी फ्रेम बॉर्डर आते हैं यहाँ से, और स्क्रोलिंग भी आती है। अब यहाँ पे आप देखें, स्क्रोलिंग बेसिकली जब इनका विड्थ कम होता है, ठीक, विड्थ इनका 400 पिक्सल करे, और स्क्रोलिंग को चलो यस करें, तो ये स्क्रोलिंग है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये, तो ये निशान आ जाता है। ठीक, तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर आप वैसे ही करते हैं। समझ गए इस पे? अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप YouTube के वीडियोस अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आई फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक, तो आई फ्रेम का फ़ायदा यही है। अगर आपके पास आई फ्रेम टेक नहीं होता था तो आप, फॉर एग्जांपल मेरे लेक्चर्स हैं, तो मेरे लेक्चर, तो मेरा एक वेबसाइट है जिस पे मैंने HTML5, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है। तो अगर वो वीडियोस मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा, इसके बाद मैं इसको इंक्लूड करूंगा जिस तरह की वीडियो टेक से मैंने इंक्लूड किए थे, तो मेरे सर्वर पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए कि अपने सर्वर पे बोझ डालने की बजाय आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, और सभी इसी तरह करते हैं, और फिर यूट्यूब से उठाकर ही आप अपने वेब पेज पे पुट करते हैं, तो बोझ पड़ रहा है यूट्यूब के सर्वर पे और आप इजीली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह लगता है जिस तरह के आपकी वीडियोस हो। ठीक, तो यूँ करते हैं, प्लेइंग यूट्यूब वीडियो इन HTML में यूट्यूब की वीडियो किस तरह प्ले की जाए। यूट्यूब विल डिस्प्ले एन ID लाइक XGSY3 एंड फ्ला। इस तरह की एक ID यूट्यूब डिस्प्ले करती है व्हेन यू सेव और प्ले अ वीडियो, जब आप वीडियो को सेव करते हैं या प्ले करते हैं। ऊपर भी नीचे भी वही ID शो होती है, यूनिक ID होती है। अच्छा, इसके अलावा यू कैन यूज़ दिस ID एंड रेफर टू योर वीडियो इन HTML। आप वही ID को यूज़ करके HTML पेज में रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने आई फ्रेम टैग डिफाइन करना है। आई फ्रेम टैग में आपने YouTube का एड्रेस देना है, और इस वीडियो का एड्रेस आपने देना है www.youtube.com, लेकिन आपने /embed लगाना है, /embed, फिर स्लैश वही ID जो कि स्पेसिफिक वीडियो के लिए है। लेकिन मैं आपको इससे आसान तरीका बता देता हूँ, क्या आप इतनी तकलीफ आप करेंगे? आप यहाँ पे यूट्यूब पर आए, और आपने यूट्यूब में से जो भी वीडियो इम्बीड करनी है अपने वेब पेज में, तो करना आपने ये है, फॉर एग्जांपल आपने कौन सी वीडियो यार अच्छी है, चलो ये है। ठीक, ये वीडियो अगर आप देखें ऊपर, तो ये एक ID है। ठीक है, तो ये यूनिक है। इसके अलावा अब इससे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। वो आसान तरीका ये है, ये यूनिक की ये है,
अगर आपने उस तरीके से इम्बीट करना है खुद तो आप आई फ्रेम टैग डिफाइन करें, ये एड्रेस आप कॉपी करें, लेकिन स्लैश यहाँ पे स्लैश के बाद आप इम्बीट और फिर स्लैश लगाएं तो काम चलेगा। लेकिन इससे आसान तरीका ये है, इस वीडियो को आपने प्ले किया, इसके बाद स्टॉप करें, या अगर प्ले हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इम्बीट देखो कॉपी इम्बीट कोड पर क्लिक करें, तो इनका HTML का कोड खुद ब खुद कॉपी हो गया। अब यहाँ पर एडिटर में आए और एडिटर में, चलो मैं ब्रेक लगाता हूँ ताकि ये यूट्यूब की जो वीडियो है वो नीचे, यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं तो वही कोड जो कॉपी हुआ था खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। अब अगर आप अपनी वेब पेज में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही वीडियो आ गई, बहुत सिंपल है। ठीक, अब जी ये बस YouTube है, जिस तरह आप YouTube पे हैं तो इसी तरह आप यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे देखो आप कॉपी, यहाँ से भी आप कॉपी इम्बीट कोर्स कर सकते हैं, और जो वॉइस लेटर और जो भी है तो कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए फिर आपने या तो IDM आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे दें कि ऑनलाइन YouTube डाउनलोडर, तो ऑनलाइन भी आप डाउनलोडर लगा सकते हैं। जी यस, कहाँ पे the double S facebook.com mu scolo the double S adeke dot nishta double S youtube.com ओके उम्दा शान। ओके, इसका तो मुझे पता नहीं था, अजीब बात है आपने बता दिया। ओके हाँ, तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ऑनलाइन भी है। ठीक, तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, फिर डायरेक्टली गो यहाँ पे वीडियो हो जाती है, फिर आप डाउनलोड कर देते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स में से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑडियो में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी जो है। अच्छा, मेरा काम यह है कि यहाँ पे वीडियो लाना, ठीक है, वीडियो शो करना। अब अगर आपने दूसरी वीडियो YouTube से डाउनलोड करनी है तो उसी तरह आप कॉपी इम्बीट पर क्लिक करें, यहाँ पर जस्ट कोड पेस्ट करें। अब अगर आपने इसी का विड्थ हाइट कम करना है तो इस कोड में जाए, इसमें से देखो विड्थ है, हाइट है, तो आप इनका विड्थ ज़्यादा और कम कर सकते हैं। चलो इनका 400 करते हैं, 400, और इनका हाइट करते हैं 300। कंट्रोल S, देखो यहाँ पे www.com और यहाँ पे /imbit/ की, तो देखो ये कम हो गई। तो इसी तरह ही आप YouTube के वीडियोस डिस्प्ले करेंगे। फाइन, कोई क्वेश्चन? ओके, कंटेंट एडिटेबल बेसिकली क्या है? कंटेंट एडिटेबल HTML5 का टैग है, जिसका मतलब एक एट्रीब्यूट है, सॉरी, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी कंटेंट को एडिटेबल बना देता है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को एडिटेबल बना देता है। अगर आपने एक फॉर्म दिया है, या अच्छा उस फॉर्म में से कोई वैल्यू है, या आपने कोई टेबल दिया है, उस टेबल में से डिफरेंट वैल्यू वो खुद एडिट कर सके, या आपने कोई H1 H2 दी है और उस H1 H2 में आप कह सके कि यार वो एडिट कर सके, तो क्या करना है आपने? यहाँ पे आए, ठीक, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2 या H1 लिखना है, एंड हेलो आई एम टेस्टिंग दिस टेक्स्ट एडिटेड और नॉट। कंट्रोल S, फाइन, और यहाँ पे नीचे देखें इस टेक्स्ट को, तो अब ये एडिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप H1 के अंदर जाते हैं स्टार्ट टैग में, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है वो अप्लाई करते हैं, कंटेंट एडिटेबल, और इसी को आप ट्रू बना देते हैं। कंट्रोल S, और देखें आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि यहाँ पे क्यों एडिटेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए एडिटेबल बना रहे हैं कि अगर आप यूजर्स को कोई ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना चाहे कि भाई मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ दी है,
ये चीज़ दी है, लेकिन अगर आप खुद चेंज करना चाहे तो आपको इजाज़त है, आप चेंज करें, इसके बाद मुझे सेंड करें या इसके बाद हमें फीडबैक सेंड करें। तो वो सेंड करे वो बात की बात है, यहाँ पे जस्ट डिज़ाइनिंग की बात है कि आप डिज़ाइन करें। ठीक, इसके अलावा की फ्रेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी सुना है नाम की फ्रेम्स का? HTML5 CSS किसने पढ़ा है? अच्छा, की फ्रेम्स का अगर आपने नहीं सुना तो की फ्रेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग। अगर आप एनिमेशंस करना चाहे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। की फ्रेम्स CSS में भी यूज़ होते हैं, jQuery में भी यूज़ होते हैं, और कम्प्लेक्स जो आप एनिमेशन देखते हैं तो इसी की फ्रेम्स पे ही बनते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा अपने कोड से किस तरह आप अपने एनिमेशंस बनाएंगे। ठीक, एक तो तैयार एनिमेशंस है वो भी बताऊंगा कि किस तरह आपने तैयार एनिमेशंस लेने हैं, यूज करने हैं, लेकिन वो भी की फ्रेम से बने होते हैं, तो आप इन एनिमेशंस को एडिट भी कर सकेंगे, चेंज भी कर सकेंगे, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट कर सकेंगे। आपने करना ये है, यहाँ पे एक और पेज बनाते हैं, की फ्रेम्स .html, HT कंट्रोल स्पेस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, की फ्रेम्स इन HTML5। अच्छा, की फ्रेम्स आपने CSS में लिखने होंगे। अगर आपने HTML के पेज पे CSS अप्लाई करना है या HTML पेज के अंदर आपने CSS अप्लाई करना है या लिखना है, तो इसके लिए आपने स्टाइल टैग डिफाइन करना होगा। स्टाइल टैग स्टार्ट एंड स्टाइल टैग एंड, और वो अपने स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर लिखना होगा। हेड टैग के अंदर आए, स्टाइल टैग लिखे, स्टाइल टैग के अंदर फिर आप स्टाइल लिखे। तो आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि CSS का कोड किस तरह लिखते हैं। ठीक, फिर CSS में सेलेक्टर होता है कि आप ये स्टाइल किस एलिमेंट पर या किस टैग पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप H2 पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप बॉडी पर अप्लाई करना चाहते हैं, इमेज पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं सेलेक्टर। कौन से एलिमेंट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बाद और स्टाइल होते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी एनिमेशन करे, बॉडी कलर्स चेंज करती रहे। बेसिकली की फ्रेम्स क्या होते हैं? A keyframe in animation and film making is a drawing that defines the starting and ending parts of any smooth transition। एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है जिनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती है। अगर आप लाइट्स को देखें तो वो स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं। इनकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है हर एक एनिमेशन की, और एक एंडिंग पॉइंट होती है। ठीक है, जैसे कि रेड लाइट से ब्लू हो जाना, ठीक, और फिर ब्लू से रेड हो जाना, तो इसको कहते हैं एनिमेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने एनिमेशन अप्लाई करने होंगे बॉडी पे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हेड टैग है, और हेड टैग के अंदर आप आए, यहाँ पे आप क्या करें, स्टाइल टैग स्टार्ट करें, और यहाँ पे आप स्टाइल टैग एंड करें। करना आपने ये है स्टाइल टैग के अंदर कि यहाँ पे सेलेक्टर लिखना है, एनिमेशन किस पे अप्लाई करने हैं। तो मैं कहता हूँ कि एनिमेशन हमने बॉडी टैग पे अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड पढ़ा है बॉडी C++ में कि देखो ये इफ की बॉडी है, ये एल्स की बॉडी है, तो इसी तरह ये बॉडी की बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी टैग की बॉडी है स्टार्टिंग। यहाँ पे आप एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, तो एनिमेशन एक एट्रीब्यूट है। CSS में इस तरह लिखते हैं कि एनिमेशन, यहाँ पे दो तीन चीजें एनिमेशन के साथ हम लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे एनिमेशन का नाम, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। आइडेंटिफायर, कैन यू नो अबाउट आइडेंटिफायर? व्हाट इज आइडेंटिफायर? C++ में पढ़ा है आपने? Some program, can you know about program? What is program? Program is a set of lines of code. ठीक, so how you say that identifier is a set of lines of code? Okay, what is variable? Very good. Memory location which can hold some value. For example, आप है मुसव्विर है, मुसव्विर को मैं 10 रुपए दे दूं। ओके, मुसव्विर holds these 10 rupees, so मुसव्विर is a variable. ओके, मतलब अगर 10 रुपए मैं फिर से मांगूंगा तो मैं इससे मांगूंगा, मुसव्विर से मांगूंगा। मैं वो 10 रुपयों से नहीं मांगूंगा, मैं मुसव्विर से मांगूंगा, because मुसव्विर holds these 10 rupees. Okay, so this is a variable.
वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विच कैन होल्ड सम वैल्यू, जिनमें से कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं. सो आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ ए वेरिएबल विच यू मे कैन चेंज, विच यू कैन नेम एनी नेम, विच यू कैन गिव एनी नेम. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर वेरिएबल का ही होता है जिनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मुसव्विर दे सकते हैं, एक्स वाई जेड दे सकते हैं, कोई भी नाम जो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं. यूजर डिफाइंड नेम्स आर आइडेंटिफायर्स. ओके, तो एनिमेशन का कोई नेम होता है जो कि आइडेंटिफायर होता है, जो कि आइडेंटिफायर का मतलब कोई भी नाम. ओके, फॉर एग्जांपल मुसव्विर एनिमेशन एनी, यहाँ पे हम टाइमिंग देते हैं, सेकंड वैल्यू स्पेस के बाद टाइमिंग देते हैं. चाहे आप इस एनिमेशन को 10 सेकंड में, चाहे आप 20 सेकंड में, चाहे आप 15 सेकंड में, जितने टाइम में आप इसको ख़त्म करना चाहे तो आप दे सकते हैं. मैं कहता हूँ चलो 10 सेकंड में ये ख़त्म हो. यहाँ पे आप एक और वैल्यू भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट, कि एनिमेशन इनफाइनाइट हो, बार बार ही चलती रहे, एक बार ख़त्म हो तो दूसरी बार ख़त्म हो तो तीसरी बार. ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं लीनियर, लीनियर और भी टाइप आप दे सकते हैं. ठीक, लीनियर का मतलब कि एक ही रफ्तार से बस ये एनिमेशन करती रहे स्मूथ. ठीक, कुछ एनिमेशन टाइप इस तरह होते हैं कि स्टार्ट में तेज एनिमेशन, फिर सेंटर में से थोड़े स्लो, फिर एंडिंग उनकी तेज. कुछ किस तरह होते हैं, ये ईज इन ईज आउट डिफरेंट है. ठीक है, ईज इन आउट ईज है वो बाद में आप सीएसएस में पढ़ेंगे. लीनियर, चलो यहाँ पे ये तो जस्ट हमने कहा कि बॉडी पर अप्लाई करो एनिमेशन इतने टाइम का और फला फला. अब यहाँ पे आपने की फ्रेम्स लिखने हैं, बॉडी के लिए आपने एक्चुअल एनिमेशन लिखना है, तो वो आप यूं करेंगे कि @ की फ्रेम्स, ये आप लिखेंगे कि की फ्रेम्स आप लिखने हैं, और वही नाम जो आपने दिया है मुसव्विर अंडरस्कोर एनी, मुसव्विर अंडरस्कोर एनी का नाम, इसके लिए आप एनिमेशन लिख रहे हैं. ठीक, यहाँ पे हम उनको डिवाइड करते हैं स्लॉट में कि 0% पे हम इनका बॉडी का चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ताकि वो एनिमेशन से एक बार रेड हो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, इस तरह के डिफरेंट कलर्स चेंज करती रहे और वो एनिमेशन करती रहे. तो हम कहते हैं कि 0% पे इतना, मतलब कि हम इस 100% इस 10 सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, 10 सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं इस टाइम को, कि इस टाइम में रेड कलर होगा, इस टाइम में ये कलर होगा, इस टाइम में ये कलर होगा. तो इस बेस में हम कहते हैं कि चलो 0%, ओके, 0% के लिए बॉडी, 0% के लिए बैकग्राउंड कलर या जो भी है, मतलब 0% पे ये होगा. इसके बाद चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ओके, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चलो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100%, सॉरी 100%, कंट्रोल एस. अब मैं चाहता हूँ कि 0% पे जो है बैकग्राउंड कलर वो हो रेड. ठीक है, यहाँ पे 20% पे बैकग्राउंड कलर हो ग्रीन, और अच्छा 10%, 20% पे बैकग्राउंड कलर हो ब्लू, और 30% पे बैकग्राउंड कलर हो येलो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो पर्पल. ठीक, 50% पे बैकग्राउंड कलर हो पिंक, वेरी गुड, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो ऑरेंज. फेस कलर बताए यहाँ पे ताकि एनिमेशन का पता चले. और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो ब्राउन, वेरी गुड. यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो इंडिगो, इंडिगो, वेरी गुड. और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो ग्रे, बैकग्राउंड कलर हो वायलेट, वायलेट, कंट्रोल एस. और आप इस पेज को देखें जो कि आपने अभी बनाई आई फ्रेम के लिए, सॉरी की फ्रेम्स के लिए.
तो सभी कलर 10 सेकंड के अंदर रिपीट हो रहे हैं। 0% पे एक कलर, ये 10 सेकंड डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट टाइम स्लॉट और उनमें से उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक, तो आप किसी भी चीज को एनिमेट कर सकते हैं। आप H1 को एनिमेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। उस फॉर एग्जांपल द रेड कलर टाइम जाता वो लोग नो रेड कलर लब्यावर का 40%, ठीक है 30%, 30% टाइम 0 to 30%, नो यो कलर बस 0%, अनलैशेबल में 30% टाइम से। ठीक, और अगर फुल टाइम ज्यादा करना चाहते हैं ताकि ये स्लो हो, और अगर ज्यादा तेज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे 5 सेकेंड दे दें। तो अब देखें फिर yes CSS HTML सर برضه HTML كديسكور شوي دي قدرت HTML सपोर्ट करें। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तो जस्ट मैंने बॉडी पे अप्लाई किया, बाकी तो मैं वही चीज़ बॉडी के साथ लिख सकता हूँ, ठीक है, जो कि आप बॉडी में पहले से लिखते हैं, इमेजेस वगैरह सब कुछ आप बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक H1 लिख लेता हूँ, ये इस तरह आप और इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसी को एनिमेट करना, इस सिर्फ H1 को एनिमेट करना, तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पे H1 लिखेंगे बिकॉज सेलेक्टर अब यहाँ पे H1 हो गया। आप H1 पर ही एनिमेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप H1 लिखे। तो अब देखें क्या होता है, तो अब सिर्फ H1 का बैकग्राउंड कलर ही एनिमेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड नहीं सिर्फ ये टेक्स्ट एनिमेट होना चाहिए, तो फिर आपने बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, यहाँ से जस्ट कलर देना है कि कलर, क्योंकि CSS में जब आप किसी भी चीज़ का किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहिए तो इनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। ठीक, तो चलो मैं ये भी कर देता हूँ वक्त से पहले। मल्टीपल सेलेक्टर सिलेक्शन करना चाहे तो कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे देखो क्लिक करते जाए। नो, वो HTML में आप देते हैं BG कलर। ठीक, ये बेसिकली CSS है, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर ही यूज करेंगे। CSS में फिर बहुत चीज़ें आसान है, और वहाँ पे आप किसी चीज़ का कलर चेंज करते हैं तो जस्ट कलर है, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं तो उनके लिए है कलर की प्रॉपर्टी। डोंट वरी अबाउट दैट, ये आप बहुत ही आसानी से सीखेंगे। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने टेक्स्ट को इसी तरह भी एनिमेट करना है वेब पेज में या वेब बॉडी में। फाइन, गुड। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो है HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये भी HTML5 में डिस्कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये सारे जवाब मुझे देते रहेंगे, ठीक है, कि HTML5 में न्यू क्या क्या है। सेमेंटिक किसे कहते हैं, सेमेंटिक इंग्लिश में अगर इनकी मानी की जाए तो सेमेंटिक वो अल्फाज या वो फ्रेजेस होते हैं जिनकी कुछ मानी होती है। मतलब सेमेंटिक एलिमेंट्स या सेमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी कुछ मानी होती है। फॉर एग्जांपल नॉन सेमेंटिक का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे कि डेव, स्पेन। तो डेव का क्या मतलब है, स्पेन का क्या मतलब है, क्या आपको पता लगता है अगर आप प्रोग्रामर ना हो कि स्पेन क्या होता है, डेव क्या होता है। ठीक, तो these all are non-semantic elements because they don't convey a clear message। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखें तो सेमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लियरली अपने कंटेंट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि टेबल, आपको पता चलता है कि टेबल क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म का आपको पता चलता है कि फॉर्म क्या होता है। इसी तरह सेक्शन, आर्टिकल, these all are semantic elements। Example of semantic elements are form, table and article which clearly defines its content। semantic elements जो HTML5 में आए हैं वो ये हैं article, aside, details, फिर caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary, time, etc। ठीक, ये है बेसिकली सेमेंटिक एलिमेंट। आपको बताते चलूँ कुछ खास फंक्शनिंग नहीं करते, जस्ट कोड को एक मैनेज तरीके से ही रखते हैं, जो कि डेवलपर को भी क्लियर पता चलता है कि इस एलिमेंट का क्या मतलब है, इस टैग का क्या मतलब है, और ब्राउजर को भी पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। तो सेमेंटिक एलिमेंट से हम बेसिकली, हमारे पास तो कोड 10 या 20 लाइन का नहीं होगा। जब आप बड़े वेबसाइट बनाते हैं तो उनमें से एक पेज में से 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स भी होता है।
तो उन कोड को बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, एक बड़ी सॉफ्टवेयर का मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। यहाँ पे चलो इसको आप देखें, ये एक बैक साइड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एडमन साइड सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह ये आप यूज़ करेंगे, ठीक, इसी तरह की आप चीज़ें बनाएंगे और यूज़ कर सकेंगे एट द लास्ट। तो इनमें से अगर आप देखें तो इनके लिए कोड जो है वो एक डेफ के अंदर रखा गया है, डिवीजन के अंदर रखा गया है, ठीक है, और इसके लिए अलग कोड रखा गया है। सब सेक्शंस को सेमेंटिक एलिमेंट्स के जरिए जुदा किया गया है। अब अगर आप इनका कोड देखें तो आए इनके कोड में, यहाँ पे आए, चलो ये तो इनका हेड सेक्शन हो गया। हेड सेक्शन के बाद देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हेडर भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो हेडर बेसिकली इस सेक्शन को कहते हैं, ये जो हेड होता है इनका, एक तो हेड है, ठीक है, जो कि ऊपर है जहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, ठीक, और एक होता है हेडर। तो हेडर बेसिकली ये टॉप सेक्शन ऑफ द वेबसाइट होता है, टॉप सेक्शन। तो टॉप सेक्शन में ये सारी चीजें हैं, देखो ये चीज बंद है टॉप सेक्शन में, यहाँ पे ये बंद है, इसमें ये बंद है, ये बंद है, ये चीज बंद है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे कोड को हम हेडर के अंदर रख देते हैं, ठीक है, कहाँ पे, हेडर के अंदर रख देते हैं। तो हेडर टैग के अंदर देखो ये ALT एडमन फला फला, तो हेडर के अंदर ये इजीली मैं इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ, कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कस्टमाइजेशन जब आप करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप कुछ सेक्शन डिलीट करें, कुछ चीज़ें डिलीट करें, कुछ को पेस्ट करना चाहे, तो फिर आप इधर उधर घूमते हैं कि यार कहीं पे गलती तो नहीं की, कहीं पे गलत डिवीजन तो कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आपको क्लियर पता चलता है कि इसमें हेडर का कोड है बस, और हेडर में जितनी भी चीज़ें वो इन्वॉल्व है। इसके ज़रिए देखो एसाइड, यहाँ पे हमने पढ़ा कि एसाइड भी एक सेमेंटिक एलिमेंट है। तो एसाइड बेसिकली साइड बार को कहते हैं, जिनमें से साइड बार का कोड होता है। तो यहाँ पे अगर इस सॉफ्टवेयर को देखें तो इनका साइड बार कहाँ पे है, यहाँ पे इस तरफ होता है, ये साइड बार है इनका। तो इस पूरे साइड बार का कोड देखो इस साइड के अंदर ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर। तो आप इजीली देखो इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं और इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपको क्लियर पता चलता है कि अलेक्जेंडर पेरेस फला फला, अगर आप देखें अलेक्जेंडर पेरेस, अगर इसका नाम फिर चेंज करना है यहाँ पे, चलो कंट्रोल S और देखते हैं, तो इजीली इसी के अंदर है। इसी तरह अगर आप देखिए ये वेबसाइट का फूटर है, इसको हम फूटर कहते हैं, ठीक। तो अगर आपने फूटर को सर्च करना है तो फिर आप देखो ये बहुत ज़्यादा कोड है, तो क्या आप एक एक चीज़ को सर्च करते रहेंगे। यहाँ पे कंट्रोल F करें, कंट्रोल F से फाइंडिंग होती है इस एडिटर में, ठीक, और आप देखो फूटर को सर्च करें, देखो फूटर का टैग देखो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ये फूटर का टैग है। तो इजीली इनमें से फूटर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। देखो अगर आप फूटर में जाए, यहाँ पे देखो शाद 2014 एंड फला फला अल मसीद स्टूडियो, ठीक, देखो अलम सईद स्टूडियो, ठीक। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये सेमेंटिक एलिमेंट है, बाकी इनका कुछ काम नहीं है स्पेशल। चलो मैं इनमें से एक ही यूज़ कर देता हूँ सेक्शन आपके लिए, इसको क्लोज करते हैं। चलो और इसी को मैं दोबारा ही बॉडी रहने देता हूँ। जी आपने देख लिया कि क्या है। अच्छा अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि यहाँ पे अगर आप देखें सेमेंटिक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। चलो यहाँ पे 3 to 4 है, 6 क्लास, यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं, सेमेंटिक एलिमेंट्स। ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी प्रोग्रामिंग में आपने कुछ अल्फाज कुछ नाम देने हैं तो आपने एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना,
ठीक है, या तो आपने एक साथ ही लिखना है वो नाम आपने एक साथ ही लिखने हैं या आपने अंडरस्कोर लगाना है। सिमेट्रिक एलिमेंट से यहाँ पे एक सेक्शन मैं आपके लिए यूज करता हूँ, सेक्शन फॉर एग्जांपल H2। वेलकम टू द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, हेलो आई एम टेस्टिंग सिमेट्रिक एलिमेंट्स। और इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, तो देखो एक सेक्शन हो गया, इसने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक सेक्शन में शो है। तो बाद में अगर कल में मेरे पास कोड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे सेक्शंस हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे। तो अगर कई आपने कुछ सेक्शन डिलीट करने होते हैं बाद में, क्योंकि जब आप कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन का मतलब कि किसी और ने डिज़ाइन बनाया होता है, एक सही सॉफ्टवेयर बनाई होती है जिस तरह की मैंने आपको पहले दिखाई, उस सॉफ्टवेयर को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करना। तो आप कैसे सेट करेंगे? आप यूँ आएंगे, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होगी तो वो उसके नाम चेंज करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहिए होगी तो उनको डिलीट करेंगे। तो जब आप उनको ख़त्म करेंगे तो आपको ईजी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करनी है, इनके लिए यही से कोड है। तो जस्ट उन पे डिफ्रेंशिएशन होती है। इस तरह अगर आप एक दूसरा सेक्शन ले लें, चलो इसी सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल S, तो दूसरा सेक्शन आ गया। इस तरह सब एलिमेंट्स का यही काम है जो कि मैंने आपको दिखा दिया, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया सॉफ्टवेयर्स में और यहाँ पे भी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। नेव है, लेकिन नेव को जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं, नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं, तो जब आप नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं तो उन नेविगेशन मेन्यू को हम नेव के टैग में बंद कर देते हैं। ठीक, तो हमें इजीली पता चलता है कि इनमें से नेविगेशन मेन्यू है, तो उनमें से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या सर्चिंग करनी है तो इन्हीं में से कोड पड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप बॉक्सेस को नाम दे देते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें रख लेते हैं कि इसके अंदर नेविगेशन मेन्यू हो गई, इसके अंदर साइड बार हो गया, इसके अंदर हेडर हो गया, उस बॉक्स को ऊपर आप नाम दे देते हैं। जस्ट ये है सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक, कोई क्वेश्चन? फाइन, ओके, थैंक यू सो मच। लाफी किस चीज़ का एग्जाम्पल?